हेलो स्टूडेंट्स, दृष्टा सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। अपने जूनियर सुपर टेट और एलटी के स्टूडेंट जो मेरी तैयारी कर रहे हैं अंग्रेजी विषय से, उनके लिए मैंने वीडियो देना स्टार्ट किए हैं और मैंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पहले आरंभ किया है। और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में प्री चौसेरियन एज से लेकर अब हम न्यू क्लासिकल और ऑगस्टन एज तक आ गए हैं आज की वीडियो में। और अभी मैं सिर्फ और सिर्फ इन एजेस में महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन पोइट्री से कनेक्टेड हो सकते हैं सिर्फ अभी वो दे रहा हूँ। इसके बाद ड्रामा और अन्य, ठीक है ना साहब। तो बिना इधर उधर की बातें किए हुए डायरेक्ट मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। आज इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, आज टीचर्स डे है। आप मेरे जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे और मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं, वो सब टीचिंग जॉब को प्राप्त करने के लिए ही मेरे वीडियोस देखते हैं। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप सभी के लिए कि जब अगला वर्ष आए और अगले वर्ष में जब हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करें, तो आप सब मेरे जो विद्यार्थी हैं जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, उनको भी मुझे सेम टू यू कहना पड़े। ईश्वर मुझे और ऐसा आशीर्वाद दे कि मैं आपके अधिक से अधिक काम आऊँ, और आपको भी आशीर्वाद दे कि आप अधिक से अधिक पढ़ें और जल्द से जल्द एक अच्छी पोजीशन पर एक टीचर के रूप में अपना योगदान आने वाली जनरेशन को दें। ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। चलिए अब पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। व्हाट नेम इज़ गिवन टू द इंग्लिश लिटरेरी पीरियड दैट एम्यूलेटेड द रोम ऑफ वर्जिल, हॉरेस एंड ओवेड। आपको अंग्रेजी साहित्य में उस लिटरेरी पीरियड का नाम बताना है जिसमें कि रोम ऑफ वर्जिल, होरेस और ओविड को दर्शाया गया। ऑगस्टन एज, मेटाफिजिकल एज, रोमांटिक एज या नियो रोमांटिक एज। तो आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, यानी कि ऑगस्टन एज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है, विच मेट्रिकल फॉर्म वाज पोप सेड टू हैव ब्रॉट टू परफेक्शन। ऐसी कौन सी मेट्रिकल फॉर्म है जिसके लिए पोप ने कहा कि इसको और अधिक ब्रॉट टू परफेक्शन की आवश्यकता है। हीरोइक कपलेट, ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स या द ओड। तो भैया इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, द हीरोइक कपलेट के लिए पोप साहब ने ये बात कही। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कॉमन फीचर ऑफ न्यू क्लासिकल पोइट्री। इनमें से जो आपके 4 ऑप्शन लिखे हैं नीचे, इनमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि न्यू क्लासिकल एज की पोइट्री का कॉमन फीचर नहीं है। ठीक है साहब, तो स्टार्ट करते हैं। इमिटेशन ऑफ क्लासिकल फॉर्म्स एंड एल्यूजन ऑफ माइथोलॉजी, बी एन एफर्ट टू रिप्रेजेंट ह्यूमन नेचर, सी यूज़ ऑफ द राइम कपलेट और डी फैंटेस्टिक कंपैरिजंस। तो अगर हम बात करें न्यू क्लासिकल एज की पोइट्री की, तो न्यू क्लासिकल एज की पोइट्री में इमिटेशन मिलता है हमें क्लासिकल फॉर्म और माइथोलॉजी का, हमें रिप्रेजेंटेशन मिलता है ह्यूमन नेचर का, हमें राइम पैटर्न, राइम कपलेट भी देखने को मिलती हैं। अगर कुछ नहीं मिलता तो वो है कंपैरिजन, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, फैंटेस्टिक कंपैरिजंस। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, विच वर्क एक्सपोजेज द फ्रीवेलिटी ऑफ फैशनेबल लंदन। कौन सा वर्क यहाँ ऐसा है जो कि लंदन के फैशनेबल जो दिखावा है या फैशन था उसको दर्शाता है। तो डैनियल डिफो का रॉबिन्सन क्रूज, जोनाथन स्विफ्ट का गुलिवर्स ट्रेवल्स, रिचर्डसन का क्लोसा या पोप के द्वारा लिखा गया द रेप ऑफ द लॉग। तो भैया इसका राइट आंसर है पोप के द्वारा लिखा गया द रेप ऑफ द लॉग, जो कि आपका बहुत सेलिब्रेटेड वर्क है अलेक्जेंडर पोप साहब का, ठीक, और जिसको कि मॉक एपिक भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है, वाई डिड नॉट अलेक्जेंडर पोप अटेंड एन इंग्लिश यूनिवर्सिटी। आखिरकार अलेक्जेंडर पोप ने एक इंग्लिश यूनिवर्सिटी को क्यों नहीं चुना, यानी कि उन्होंने एक इंग्लिश यूनिवर्सिटी में पढ़ाई क्यों नहीं की। तो इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, ही लिव्ड इन इटली अंटिल द एज ऑफ 27, या अस्थमा, हेडेच एंड स्पाइनल डिफॉर्मिटी मेड हिम एन इनवैलिड,
तीसरा, ही वाज ए कैथोलिक एंड देयर फॉर फॉरबिडन फ्रॉम अटेंडिंग, या ही जस्ट वाजंट ब्राइट इनफ। तो इसका ऑप्शन जो थर्ड है वो बिल्कुल सही है कि ही वॉज ए कैथोलिक, वह एक कैथोलिक थे और इस कारण से वह अटेंडिंग से फॉरबिडन बचे रहते थे। ठीक, तो ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, पोप मेड मनी बाई सेलिंग सब्सक्रिप्शंस टू हिज ट्रांसलेशन ऑफ हिज क्लासिकल एपिक। पोप साहब ने पैसा कमाया, कैसे पैसा कमाया? एक क्लासिकल एपिक का ट्रांसलेशन उन्होंने किया और उसका सब्सक्रिप्शन बेचा, उससे उन्हें पैसा मिला। तो आपको बताना है कौन सा क्लासिकल एपिक है जिसका ट्रांसलेशन उन्होंने किया। ऑप्शन ए आपका द भगवद गीता, ऑप्शन बी द ओडिसी, ऑप्शन सी द इलियड, ऑप्शन डी द एनेड। तो भैया इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी द इलियड। ठीक है ना साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, द रेप ऑफ द लॉक इज ए पैरोडी ऑफ विच एपिक पोएम। अगर हम रेप ऑफ द लॉक जो कि अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया, अगर उसकी बात करें तो वह किस एपिक पोएम की पैरोडी है? पैराडाइज लॉस्ट की, ओडिसी की, इलियड की या द एनेड की? तो भैया इसका भी आंसर आपका है ऑप्शन सी यानी कि इलियड, द इलियड। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। Alexander Pope coined many a modern day glitch. Which of the following did not originated with him? अगर हम आज करें मॉडर्न इंग्लिश की बात करें तो मॉडर्न इंग्लिश में हम जो भी कोटेशंस बोलते हैं उनमें नंबर 1 पर आती हैं विलियम शेक्सपियर की कोटेशंस, नंबर 2 पर आती हैं एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन साहब की और नंबर 3 पर आती हैं अलेक्जेंडर पोप की कोटेशंस। तो यहाँ ये पूछा गया है कि इन 4 में से कौन सी ऐसी कोटेशन है जो कि अलेक्जेंडर पोप के द्वारा बोली गई नहीं है। जैसे कि पहली, टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, अलेक्जेंडर पोप की है। दूसरी है लेट नॉट द सन गो डाउन अपॉन योर रैथ, ये जो कोटेशन है ये अलेक्जेंडर पोप की नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ए लिटिल लर्निंग इज डेंजरस थिंग पोप की है, या फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, ये भी अलेक्जेंडर पोप की है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है, एराबेला फैर्मर वाज द हिस्टोरिकल इंस्पिरेशन फॉर विच कैरेक्टर इन द पोएम रेप ऑफ द लॉक। जब हम अलेक्जेंडर पोप की पोएम रेप ऑफ द लॉक पढ़ते हैं तो उसमें एक पात्र दिखाया गया है, ठीक है ना, जो कि हिस्टोरिकल इंस्पिरेशन से आया है, एराबेला फॉर्मर। तो आपको उस कैरेक्टर का नाम बताना है, तो क्लैरिसा, एरियल, बेलिंडा या थेलेस्ट्रियस। तो भैया इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि बेलिंडा। इज इट क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 10, वो आपने कोटेशन सुनी होगी, बेलिंडा स्माइल्स एंड ऑल द वर्ल्ड गे। ठीक, ये भी कोटेशन अलेक्जेंडर पोप की है, रेप ऑफ द लॉक में ये कोटेशन आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, रॉबर्ट लॉर्ड पीटर वॉज द हिस्टोरिकल इंस्पिरेशन फॉर विच कैरेक्टर इन द पोएम रेप ऑफ द लॉक। रेप ऑफ द लॉक में ही एक और ऐतिहासिक पात्र को इंस्पायर करते हुए एक पात्र इन्होंने लिखा पोप ने, और वो इंस्पिरेशन उन्होंने ली रॉबर्ट लॉर्ड पीटर से। तो आपको उस पात्र का नाम बताना है, द बैरन, सर प्लम, डेपरबिट या सर फॉपलिंग। तो आंसर आपका है ऑप्शन ए द बैरन। बैरन नामक पात्र जो है वह रॉबर्ट लॉर्ड पीटर से इंस्पायर होकर लिखा है। ठीक है ना साहब, पोप साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11, Who asked Pope to write a comic poem about the historical incident between Arabella Fermor and Lord Peter in order to reconcile their families? आपको उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसने अलेक्जेंडर पोप को ये सजेशन दिया कि वो एक कॉमिक पोएम लिखें, एक हिस्टोरिकल इंसिडेंट पर आधारित, ऐतिहासिक इंसिडेंट पर आधारित, जो इंसिडेंट लॉर्ड पीटर और एराबेला फॉर्मर के संबंधों को दर्शाता है और उनके परिवार को जोड़ने का कार्य करता है। तो आपको उस बंदे का नाम बताना है जिसने ऐसा उनको सजेशन दिया, जोसेफ एडिसन, जॉन कैरल, हेनरी सेंट जॉन, लॉर्ड बॉलिंगब्रोक या जोनाथन स्विफ्ट। तो भैया इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, जॉन कैरल। ठीक है ना साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12, मोस्ट न्यू क्लासिकल पोइट व्यूड द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ए स्ट्रिक्टली ऑर्डर्ड हेरेचरी, व्हाट वाज दिस हेरेचरी कॉल्ड।
यानी कि अगर हम बात करें न्यू क्लासिकल पोइट्स की, तो न्यू क्लासिकल के अधिकतर पोइट जो हैं उन्होंने संसार को लेकर एक अपना एक टर्म दिया है हेरेचरी का। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि हेरेचरी का अर्थ क्या है। ऑप्शन आपके सामने हैं, द वे ऑफ द वर्ल्ड, द फाउंडेशन लेडर, द ऑर्डर ऑफ एंजल्स या द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है कि हेरेचरी का मीन्स है द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा रहा है, विच कैरेक्टर इज नेम्ड फॉर एन अमेजोनियन क्वीन इन ग्रीक माइथोलॉजी इन द पोएम रेप ऑफ द लॉक। यानी कि रेप ऑफ द लॉक पोएम जो है उसमें एक एमाजोनियन क्वीन जो है उससे प्रभावित होकर एक कैरेक्टर लिखा गया है। आपको बताना है कि उसका नाम क्या है, थैलेस्ट्रिस, एम्ब्रिल, बेलिंडा या क्लैरिसा। तो इसका राइट आंसर है आपका थैलेस्ट्रिस। क्या नाम है साहब? थैलेस्ट्रिस। ठीक है ना साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 14। इन कैंटो फर्स्ट ऑफ द पोएम द रेप ऑफ द लॉक विच कैरेक्टर वांट्स बेलिंडा इन ए ड्रीम दैट सम डायर डिजास्टर विल बीफॉल हर दैट डे। जब हम रेप ऑफ द लॉक पोएम पढ़ते हैं, और ख़ासतौर से मेरे जो एलटी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान से सुन लें, रेप ऑफ द लॉक पोएम जो है उनके सिलेबस में है। तो जब हम रेप ऑफ द लॉक का कैंटो फर्स्ट पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा कौन सा पात्र है जो कि बेलिंडा को चेतावनी देता है कि उसने ड्रीम में देखा है कि उसके ऊपर कोई डिजास्टर आने वाला है। आपको उस कैरेक्टर का नाम बताना है, थैलेस्ट्रिस, क्लैरिसा, एरियल या यूम्ब्रिल। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, एरियल। ठीक है साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए है, अकॉर्डिंग टू द पोप्स डिपिक्शन ऑफ द सुपर नेचुरल स्पिरिट्स व्हाट डू इंडिसिसिव वुमेन बिकम इन द पोएम द रेप ऑफ द लॉक। पोप के अनुसार सुपर नेचुरल स्पिरिट जो होती हैं उनका डिपिक्शन किया उन्होंने। तो आपको उन महिला का नाम बताना है जो कि रेप ऑफ द लॉक में उन्होंने प्रयोग की हैं, मतलब सुपर नेचुरल स्पिरिट्स को ध्यान में रखते हुए। तो साइलप्स, निम्प्स, ग्नोमिस या सैलिमेंडर्स। तो भैया इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि निम्प्स। क्या आंसर है राइट? निम्प्स, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16। अकॉर्डिंग टू द सैमुअल जॉनसन नो मैन बट ए ब्लॉक हैड एवर रोट एक्सेप्ट फॉर। सैमुअल जॉनसन के अनुसार नो मैन बट ए ब्लॉक्ड एवर रोट एक्सेप्ट फॉर क्या? एक्सपेक्ट फॉर क्या? लव, ऑनर, मनी या फन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मनी। ब्लॉक हेड पर्सन जो होता है वो हर चीज़ के बारे में लिखता है लेकिन धन के बारे में नहीं लिखता। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 17। हुज ग्रेट डिक्शनरी पब्लिश्ड इन 1755 इंक्लूडेड मोर देन 1,14,000 कोटेशंस। इस क्वेश्चन को मेरे जूनियर सुपर टेट के स्टूडेंट, मेरे एलटी के स्टूडेंट रट लें। आपको उस राइटर का नाम बताना है जिसकी एक डिक्शनरी पब्लिश हुई थी साहब 1755 में, जिसमें लगभग 1,14,000 कोटेशंस का प्रयोग किया गया था। उस राइटर का नाम बताइए डिक्शनरी राइटर का। तो आंसर है आपका डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। ठीक, जिसने कि अंग्रेजी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिक्शनरी देने का कार्य किया। और आप ये समझ लीजिए इसकी इम्पोर्टेंस कि इस डिक्शनरी का प्रयोग तब तक हुआ जब तक कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी नहीं आ गई। इज इट क्लियर इंग्लिश की? तो आप सोच सकते हैं इसकी कितनी इंपॉर्टेंस रही होगी। नेक्स्ट, दिस फेमस न्यू क्लासिकल पोइट रोट ऑन प्रोफाउंड थीम्स सच एज डेथ बट ही ऑल्सो हैड ए लाइटर साइड। आपको उस क्लासिकल पोइट का नाम बताना है जिसने कि मृत्यु जैसे गंभीर विषय पर कविताएं लिखी, लेकिन साथ ही साथ उसने हल्की फुल्की कविताएं भी लिखी। ही वंस रोट एन ओड टू ए कैट ड्रॉन इन ए टब ऑफ गोल्ड फिशेज। उसने एक बार एक ओड लिखी, ओड का नाम दिया ए कैट ड्रॉन्ड इन ए टब ऑफ गोल्ड फिशेज। आपको उस राइटर का नाम बताना है, अलेक्जेंडर पोप, विलियम कॉलिंस, थॉमस ग्रे, बेन जॉनसन। तो भैया जब बात आ गई डेथ की
तो नियो क्लासिकल एज में डेथ विषय पर अगर सबसे बड़ा कोई नाम है लिखने वाला पोइट तो वो है थॉमस ग्रे साहब। ठीक है साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। Whom does Alexander Pope satirize in the Portrait of Sporus? अलेक्जेंडर पोप की एक पोएम है जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ स्पोरस। उस पोएम के माध्यम से उन्होंने किस पर व्यंग किया? लेडी बॉटली मॉन्टेग, जोसेफ एडिशन, लॉर्ड शाफ्टबरी या लॉर्ड हर्बे? तो भाई इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, लॉर्ड हर्बे साहब पर सैटायर किया है उन्होंने पोर्ट्रेट ऑफ स्पोरस नामक पोएम के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 20। द एक्सप्रेशन द हैंड ग्रेट एन आर्च ऑक्योर्स इन ए सैटायर बाई। एक एक्सप्रेशन है अलेक्जेंडर पोप की, द हैंड ग्रेट एन आर्च। ये एक सैटायर है जो कि किसके द्वारा दी गई? तो मैंने मुंह से बोल दिया है पोप साहब की, तो नेचुरल सी बात इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि पोप साहब। नेक्स्ट, पोप्स द रेप ऑफ द लॉग वाज पब्लिश्ड इन 1712 इन। पोप साहब के द्वारा लिखा गया द रेप ऑफ द लॉग जो है उसका पब्लिकेशन 1712 में होता है, लेकिन कितने कैंटोस में होता है ये प्रश्न का उत्तर आपको देना है। 3 कैंटोस, 4 कैंटोस, 5 कैंटोस या 2 कैंटोस? तो भैया इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि 2 कैंटोस में इसका पब्लिकेशन 1712 में हुआ था। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 22। विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट पोप्स वर्क। इनमें से कौन सा वर्क जो है वो अलेक्जेंडर पोप साहब का नहीं है? जनरल, द फैटल सिस्टर, विंडसोर फॉरेस्ट या बोथ ए एंड बी? तो भैया इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड बी यानी कि जनरल और द फैटल सिस्टर। इनमें से कोई भी वर्क आपके पोप साहब का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा जा रहा है, पोप राइट्स ए स्कैथिंग एक्सपोज ऑफ द बैड राइटर्स एंड स्यूडो इंटेलेक्चुअल्स ऑफ हिज डेज इन। अगर हम पोप साहब की बात करें तो पोप साहब ने जो उनके समय के जो बुरे राइटर्स थे या जो दिखावा करते थे राइटर्स इंटेलेक्चुअलिज्म का, उनके बारे में किस वर्क में लिखा? फ्रैंकेस्टाइन, द फैटल रिवेंज, मोरल एपिस्टलर या डंसिएड? तो भाई इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, द डंसिएड। ठीक है ना, पोप साहब का वर्क डंसिएड। नेक्स्ट आया क्वेश्चन नंबर 24। द मेन आइडिया ऑफ पोप द डंसिएड वॉज टेकन फ्रॉम। अलेक्जेंडर पोप का एक आइडिया है डंसिएड का, वो उन्होंने कहाँ से लिया? एप्सलोम एंड एचिटोफल से, मैक फ्लैक्नो से, द मेडल से या द एन एपिस्टल टू डॉक्टर ऑर्बुथनॉट से? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, मैक फ्लैकॉन से। ठीक है ना साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका क्वेश्चन नंबर 25। एलेजी टू द मेमोरी ऑफ एन अनफॉर्चुनेट लेडी वॉज रिटन बाई। आपको इस पोएम के राइटर का नाम बताना है। पोएम का नाम है अनफॉर्चुनेट लेडी। ये पोएम किस राइटर ने लिखी? विलियम कॉलिंस, अलेक्जेंडर पोप, विलियम ब्लैक या जेम्स थॉमसन? तो भाई इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर पोप साहब की पोएम है अनफॉर्चुनेट लेडी। नेक्स्ट आया, पोप्स एसे ऑन मैन कैन बेस्ट बी रीड एज ए पोएम ऑफ। पोप साहब का वर्क एन एसे ऑन मैन जो है वो बेस्ट रीड होता है एक पोएम की तरह। कैसे? क्लासिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर को ध्यान में रखते हुए, एंटी रोमांटिक व्यू ऑफ लाइफ को ध्यान में रखते हुए, सोशियोलॉजिकल एस्टीमेट ऑफ मैन को ध्यान में रखते हुए, फिलोसफिकल एप्रेंशन ऑफ लाइफ को ध्यान में रखते हुए। तो भाई इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, फिलोसफिकल एप्रीहेंशन ऑफ लाइफ को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 27। द फेमस पोएम 4 पेस्टोरल डिस्क्राइब। एक प्रसिद्ध पोएम है साहब 4 पेस्टोरल्स, वह क्या डिस्क्राइब करती है? फेस्टिवल्स को, शेपर्ड्स को, सीजन्स को या नन ऑफ दीज? तो भाई देखो, जब 4 पेस्टोरल्स हैं और हम जानते हैं वर्ष में सीजन भी कितने होते हैं? 4, तो अंदाज लग जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सीजन्स को। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर जॉनसन्स द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज एक्सप्रेसेस। डॉक्टर जॉनसन की एक बहुत ही फेमस पोएम है द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज। वह क्या व्यक्त करती है? एपिक्यूरियनिज्म, ह्यूमनिज्म, स्टोइसिज्म या सिनिसिज्म? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी कि सिनिसिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 29। द मोस्ट ऑब्वियस फीचर ऑफ जॉनसन्स द लाइव्स ऑफ द पोइट्स इज द यूपोइस बिटवीन। अगर हम बात करें
तो जॉनसन साहब का एक वर्क है द लाइफ्स ऑफ द पोइट्स, ठीक, जो कि किनके बीच को यो पोइस दिखाता है, किसके बीच के संबंधों को दर्शाता है, लैंग्वेज एंड फॉर्म, स्टाइल एंड कंटेंट, बायोग्राफी एंड क्रिटिसिज्म, या मिथ एंड आर्चीटाइप। तो साहब ये जो है इनका वर्क, जॉनसन का वर्क द लाइफ्स ऑफ द पोएट, ये संबंध दर्शाता है बायोग्राफी और क्रिटिसिज्म के बीच, बायोग्राफी और क्रिटिसिज्म के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 को पकड़ लेते हैं। विद whom was डॉक्टर जॉनसन इंटीमेटली एसोसिएटेड इन हिज पर्सनल लाइफ। इन चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा बनता है जिससे कि डॉक्टर जॉनसन अपने पूरे जीवन में बड़े ही इंटीमेट रहे, बोसवेल, ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप या लॉर्ड बेलिंगब्रोक। तो साहब इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, बोसवेल साहब से वह जीवन भर कनेक्ट रहे। किससे साहब? बोसवेल साहब से। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, ए जर्नी टू द वेस्टर्न आइलैंड ऑफ स्कॉटलैंड वॉज रिटन बाई। एक पोइम है जिसका नाम है जर्नी टू द वेस्टर्न आइलैंड ऑफ स्कॉटलैंड, उसके लेखक का नाम आपको बताना है, तो ज़्यादा इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, सैमुअल जॉनसन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। What is the source of inspiration behind Gray's elegy written in a country churchyard? थॉमस ग्रे साहब की मोस्ट सेलिब्रेटेड एलेजी एंड एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड जो है उसकी प्रेरणा ग्रे साहब ने कहाँ से ली? ह्यूमन नेचर से, डेथ ऑफ ग्रेस फ्रेंड, पॉलिटिकल टेंशंस, या नन ऑफ द अबव। तो साहब ग्रे साहब के समय जो पॉलिटिकल टेंशंस थी उससे प्रेरणा लेते हुए उन्होंने एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। जॉनसन्स डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज पब्लिश्ड इन द ईयर। देखिए अभी आया था कि वो डिक्शनरी किसने लिखी, अब आ गया कि कौन सी ईयर में पब्लिश हुई। तो भाई देखिए जॉनसन साहब की डिक्शनरी इंग्लिश लैंग्वेज की पब्लिश हुई है 1755 में। कब पब्लिश हुई साहब? 1755 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क डज नॉट बिलोंग टू द थॉमस ग्रे। इनमें से कौन सा वर्क ऐसा है जो कि थॉमस ग्रे साहब का नहीं है? द बार्ड, ओट्स, प्रोग्रेस ऑफ पोइट्री, या द टाइगर। तो साहब ए बी सी तीनों वर्क ग्रे साहब के हैं। डी जो ऑप्शन है आपका द टाइगर, ये पोएम जो है वह विलियम ब्लैक साहब की है। ठीक, द टाइगर और द लैम्ब आपने सुना होगा इन दोनों पोएम को और शायद पढ़ा भी होगा। तो द टाइगर पोएम जो है वो विलियम ब्लैक की है, थॉमस ग्रे की नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, ओड टू इवनिंग वॉज रिटन बाई। एक ओड है जिसका नाम है ओड टू इवनिंग, किसने लिखी? विलियम ब्लैक ने, जोनाथन स्विफ्ट ने, अलेक्जेंडर पोप ने, या विलियम कॉलिंस ने। तो साहब ओड टू इवनिंग जो पोएम है उसको विलियम कॉलिंस साहब ने लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन। हु इन्वाइटेड गोल्ड स्मिथ टू जॉइन टर्क्स हेड क्लब। किसने ओलिवर गोल्ड स्मिथ को टर्क्स हेड क्लब को ज्वाइन करने के लिए आमंत्रित किया था? थॉमस ग्रे, जॉनसन, कॉलिंस, या जॉन गे। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि विलियम कॉलिंस साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37। गोल्ड स्मिथ पोएम द डेजर्टेड विलेज डिस्क्राइब। ओलिवर गोल्ड स्मिथ की एक बहुत ही खूबसूरत पोएम है, पोएम का नाम है द डेजर्टेड विलेज। वो क्या डिस्क्राइब करती है? डिजर्शन ऑफ रूरल एरियाज, डिजर्शन ऑफ अर्बन एरियाज, डिक्लाइन ऑफ नेसेसरी सप्लाई, या द कंडीशन ऑफ लेबरर्स। तो इनकी ये पोएम जो है वो भैया करती है डिस्क्राइब डिजर्शन ऑफ रूरल एरियाज। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। द विंटर मॉर्निंग फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए लॉन्गर पोएम बाई। द विंटर मॉर्निंग जो है वह एक फॉर्म है एक लॉन्ग पोएम की, और वो लॉन्ग पोएम किसके द्वारा लिखी गई है? कूपर के द्वारा, ब्लैक के द्वारा, बर्न्स के द्वारा, या बायरन साहब के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है कॉपर साहब के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। बर्न्स पोइट्री पोएम्स चीफली इन द स्कॉटिश डायलैक्ट इज ऑल्सो नोन एज। बर्न्स साहब की कविताएं, पोएम्स जो कि स्कॉटिश डायलैक्ट में लिखी गई हैं, उनको किस और नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने हैं, किल्मारनॉक वॉल्यूम, टैम ओ सेंटर, द ट्वेडॉक्स, या द होली फेयर। तो साहब स्कॉटिश लैंग्वेज में, स्कॉटिश डायलैक्ट में लिखी हुई पोएम जो हैं उनको माना जाता है ऑप्शन ए के आधार पर किल्मारनॉक वॉल्यूम, ठीक है ना, के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40।
द लाइफ्स ऑफ द पोइट्स इज़ द मास्टरपीस ऑफ, एक वर्क है, एक बहुत अच्छी पोइम है, द लाइफ्स ऑफ द पोइट्स। ये किसके द्वारा लिखा गया मास्टरपीस है? थॉमस ग्रे के द्वारा, ओलिवर गोल्डस्मिथ के द्वारा, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा, हेनरी फील्डिंग के द्वारा। अभी इससे कनेक्टेड एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है द लाइफ्स ऑफ द पोइट्स से कनेक्टेड, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सैमुअल जॉनसन। तो इस प्रकार से 40 क्वेश्चन मैंने आपको दिए इस वीडियो में। मुझे पूर्ण आशा है आपको ये बहुत पसंद आए होंगे। मेरा वीडियो आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करिए। और एक बार पुनः शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मैं आप सभी को देता हूं, और जो आपने मुझे शुभकामनाएं दी उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद कहता हूं। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।